हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी कहानी किराए का नरक। हाँ, मैं जा रहा हूँ। आज के बाद मेरा वजूद सदा के लिए तृप्ति के जीवन से अलग हो जाएगा। मेरा शरीर तो स्वयं ही मेरा साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। कहाँ जा रहा हूँ मालूम नहीं, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा। मैं तो ये भी नहीं सोच सकता कि पीछे से तृप्ति आवाज़ देकर बुला लेगी। उससे भी कहीं अधिक तो अपनी गब्दू के पास लौट जाना चाहता हूँ। अपनी बेटी की याद तो बहुत सताएगी। तृप्ति ने तो अपनी यादों को इतना कसैला और कड़वा बना दिया है कि उसे याद ही नहीं कर पाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? तृप्ति से मिलने के बाद तो मेरी सभी राहें मेरे अपने लिए ही अजनबी हो गई थीं। वो सब लोग जो कभी मेरे जीवन का अटूट हिस्सा थे, तृप्ति से मिलने के पश्चात एक एक करके मेरे जीवन से टूट कर अलग होते गए। कई बार तो अपनी माँ तक का चेहरा याद करना पड़ता है। हाँ, ये भी सच है कि तृप्ति को पाकर मुझे लगा था कि मैं संभवतः विश्व का सबसे भाग्यवान इंसान हूँ। उसके मखमल जैसे बदन को छूने से मुझे डर लगता था। मेरे कठोर हाथों से कहीं उसके फूल से कोमल शरीर को चोट न लग जाए। वास्तव में ये विश्वास कर पाना ही बहुत कठिन है कि तृप्ति जैसी अमीर पिता की रुई के फाहे सी कोमल लड़की मेरे सीधे सादे मध्यम वर्गीय मनुष्य से प्यार कर सकती है। ऑटो रिक्शा में भी यही लिखा है, जीवन प्यार का दूसरा नाम है। यहाँ रिक्शा में गाना भी वही बज रहा है, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। हाँ, तृप्ति ने तो मुझे ये पूछने का मौका भी नहीं दिया था, केवल अपना हक जता दिया था मुझ पर। मैं तो अपनी आंखों में एक उज्जवल भविष्य के सपने संजोए अपने जीवन की लड़ाई लड़ने में व्यस्त था। साथ ही बोरीवली के गरीब कुलियों की लड़ाई भी मेरी ही लड़ाई बनती जा रही थी। उनकी समस्याएं जैसे सब मेरी अपनी समस्याएं बनती जा रही थीं। ऐसे में तृप्ति कहाँ से आ गई मेरे जीवन में? खार जिमखाना पहुँच गया हूँ। इस जगह की यादें भी तो मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। हमारे विवाह के बाद की कितनी ही शामें यहाँ बीती थीं। तृप्ति भी तो लगभग हर क्लब की सदस्य है, जूहू, खार, बांद्रा, और मैं बोरीवली पूर्व की 1 रूम किचन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का बासिंदा। पहले कुछ महीने तो एक स्वप्न की तरह निकल गए। उन महीनों का एक एक क्षण मेरे दिलो दिमाग पर छपा हुआ है। फिर एकाएक क्या हो गया? तृप्ति का व्यवहार रूखा क्यों हो गया? खार जिमखाना की रंगीन शामें मेरे लिए अकेली क्यों हो गईं? जब पहली बार तृप्ति के संगमरमरी बदन को छुआ था तो मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट की लहरें चलने लगी थीं। उसके बदन की महक ने मुझे दीवाना बना दिया था। मैं कुलियों और मज़दूरों के पसीने की महक में रहने वाला इंसान, निम्न मध्यम वर्गीय पहुँच के भीतर रहने वाला आदमी, जैसे एकाएक कोई परी मेरे हाथ लग गई थी। लोग अवश्य हमारी जोड़ी पर फिक्रे कसते होंगे, पर मैं स्वयं तो तृप्ति के पास चलकर नहीं आया था। किंतु बांद्रा स्टेशन आ गया है। मैंने ऑटो रिक्शा छोड़ दिया है। अब सोच यही है कि यहाँ से बम्बई सेंट्रल टैक्सी से जाऊँ या ट्रेन ले लूँ। तृप्ति को मिलने से पहले तो मैं सदा गाड़ी में ही सफ़र करता रहा हूँ। बोरोवली, चर्च गेट, लोकल। वैसे तो पिछले 6 महीने से फिर लोकल का मुसाफिर बना हुआ हूँ, परंतु आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तबीयत तो कल गब्दू की भी ठीक नहीं थी। उसे प्यार करने के लिए कदम आगे भी बढ़ाए थे, पर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे पीछे खींच लिया था। मेरी हालत की इंतहा तो देखो। सामने बेटी है, लेकिन प्यार कर नहीं सकता। हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं। कौन जिम्मेदार है इन सब का? तृप्ति, हालात या मैं स्वयं? इसका उत्तर तो स्वयं तृप्ति को ही खोजना होगा। बांदा स्टेशन के बाहर ही 2 कोढ़ी भीख मांग रहे हैं। कहीं मुझे उनमें अपना भविष्य तो नहीं दिखाई दे रहा है? उन पर तो दया करके लोग भीख दे भी रहे हैं।
परंतु क्या मुझ पर कोई दया करेगा? मेरी तो छाया तक से लोग डरेंगे। वैसे तो मुझे भी अपनी बीमारी से डरना चाहिए, परंतु मैंने तो ये बीमारी स्वयं ही मोल ली है, तो फिर अपनी ही खरीदी हुई चीज़ से क्या डरना? डर भी तो एक विचित्र वस्तु है। दो प्यार करने वाले दिल हमेशा डरे डरे ही रहते हैं। अपने प्रेम को खो देने का डर दिलों में समाया रहता है। किसी भी बच्चे के दिल में अपने खिलौनों को खो जाने का डर रहता है। संभवतः तृप्ति के दिल में कुछ ऐसा ही डर रहा होगा। एक बात का मुझे सदा ही मलाल रहेगा, तृप्ति को कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने इस जानलेवा बीमारी को क्यों गले लगाया, और मुझे ये बीमारी लगने के बावजूद भी वो उससे कैसे बच पाई। उसने तो मेरे बारे में सोचना भी बंद कर रखा है। भला उसे ये सब बातें सोचने का अवसर ही कहाँ मिलेगा? मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, कहाँ जाऊँगा, कैसे रहूँगा, ये सब विषय अब उसकी सोच के दायरे में कहाँ आएंगे। उसके नज़दीक तो जीवन का अर्थ केवल सीमेंट, ईंट और गारा ही है। आखिर इतने बड़े बिल्डर की बेटी जो है, उसके पिता तो दुनिया जहान के लिए घर बनाते फिरते हैं। तृप्ति तो स्वयं अपना घर ही नहीं बसा सकी। जिंदगी के फैसले करने में हमेशा उसने बचपने से ही काम लिया है, परंतु मुझे तो कोई ना कोई फैसला करना ही पड़ेगा। एक मन तो होता है कि यहाँ से बम्बई सेंट्रल तक पैदल चलना शुरू कर दूँ, और अगर रास्ते में ही कहीं गिरकर दम टूट जाए तो मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। तृप्ति से संबंध जोड़ने का यही तो इनाम मिलना चाहिए मुझे। एक लावारिश लाश की परिणति, मेरे जीवन का अंतिम सत्य। फिर सोचता हूँ, उससे तो तृप्ति की बदनामी होगी। लोग जब एक आवारा लावारिश लाश के साथ उसका और उसके पिता का नाम जोड़ेंगे तो उसकी कितनी जगहंसाई होगी। यही तो मेरी समस्या है। मैं आज भी तृप्ति से इतनी नफरत नहीं कर पाया कि उसकी जगहंसाई का कारण बन सकूं। जानता हूँ तृप्ति ये भी कह सकती है कि कितनी बार मेरे कारण उसके सर्किल में उसकी हंसी उड़ाई गई है, और ये भी सच है कि मैं उसे आज तक नहीं समझा पाया कि ये सर्कल कभी भी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं था। मैंने हमेशा यही प्रयत्न किया कि मैं अपनी मध्यम वर्ग की मानसिकता को लांघ कर तृप्ति के उच्च वर्ग में अपने आप को खपा पाऊँ। पर क्या अपनी परवरिश, अपने संस्कारों को भुला पाना इतना ही आसान है? तृप्ति के लिए कितना आसान है किसी भी 5 सितारा होटल में बाल कटवाना, जितना वो अपने नाई को, अपने हेयर ड्रेसर को टिप देती है, उससे चौथे दामों में तो मैं अपने बाल कटवा लेता था। इन दो सभ्यताओं को एक करने का बीड़ा भी तो तृप्ति ने स्वयं ही उठाया था। कॉलेज में उसने मुझे कब पसंद कर लिया मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो वहाँ भी विद्यार्थियों के हक की लड़ाई लड़ता रहता था। पढ़ना मेरे लिए मजबूरी ही कहा जाएगा। मेरे जैसे लोगों की तो पूरी जमा पूंजी उनकी डिग्री ही होती है। हाँ, शायद क्रिकेट मैच में ही उसने मुझे पसंद कर लिया होगा। शतक बनाया था ना उस मैच में। या फिर हो सकता है वाद विवाद प्रतियोगिता में उसे भा गया हो, या जब कॉलेज में हड़ताल के दिन भाषण दे रहा था उस दिन। कॉलेज में मेरे से 1 साल ही तो पीछे थी शायद, परंतु कॉलेज में उसने कभी मुझसे बात भी नहीं की। मेरे पास तो लड़कियों को देख पाने तक का समय नहीं होता था। कैसे एक तरफा चाह पाल रखी होगी तृप्ति ने। मुझे कभी पता ही नहीं चलने दिया कि मुझे प्यार करती है। अपने पिता को कैसे मनाया होगा उसने। करोड़पति बिल्डर की इकलौती संतान ने एक गरीब परिवार के लड़के से विवाह कर लिया। मुझ पर तो अपने प्यार का इजहार तक तृप्ति ने स्वयं नहीं किया था। उसके पिता आहूजा साहब का संदेश देने भी उनका ड्राइवर ही आया था। बोरोवली की एक रूम किचन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में से उसने मुझे ढूंढ ही निकाला था। वो ड्राइवर तो अपनी ही बिरादरी का था, नहीं तो उसे तो हमारी कॉलोनी में पहुंचने से पहले ही नाक पर रुमाल रखना पड़ता। मेरे सभी दोस्त मजाक मजाक में कहा करते थे कि मैं तो अपने घर का सदस्य लगता ही नहीं। माता पिता का कद छोटा और रंग सांवला है, बहन का रंग भी पक्का है,
मैं कैसे गोरा चिट्टा 6 फुट का जवान निकल आया? तृप्ति भी विवाह के पश्चात पहले कुछ महीने तो दत्तक पुत्र ही कहती थी। कितना तृप्त होता था मेरा मन उसकी ये बात सुनकर। परंतु कुछ ही महीनों तक चला था ये लाड़, फिर उसका मन मुझसे ऊब गया था शायद। खिलौना पुराना हो चला था। फिर उसके बाद तो एक ही वाक्य सुनने को मिलता था, आखिर हो तो उसी घर के ना, खून तो वही है ना। अगर शरीफ खानदान के होते तो सारी उम्र मेरी पूजा करते। मुझे क्या मिला तुम लोगों से? जिल्लत, बेइज्जती और जग हंसाई। तुम तो मेरी गाड़ी के ड्राइवर बनने के भी काबिल नहीं हो। गाड़ी आकर प्लेटफॉर्म पर रुक गई है। इस समय अधिक भरी हुई भी नहीं है, आराम से चढ़ जाऊंगा। गाड़ी अगर भरी होती तो शायद मेरी आत्मा मुझे गाड़ी में चढ़ने भी नहीं देती। इस बीमारी के साथ मैं लोगों से सटकर खड़ा होने की बात भला सोच भी कैसे सकता हूँ? प्रतिदिन ना जाने कितने लाखों लोग इन गाड़ियों में सफ़र करते हैं। सभी एक दूसरे के साथ सटकर खड़े रहते हैं। किसी को क्या मालूम होता होगा कि उसके साथ खड़े व्यक्ति को क्या बीमारी है? मेरी बीमारी का तो इतिहास ही विचित्र है। संवेदनशील होने का खामियाजा भुगत रहा हूँ। और सच भी तो है, विवाह के बाद के कुछ महीने तो जैसे हवा के झोंके की तरह निकल गए थे। फिर अचानक तृप्ति गर्भवती हो गई थी। ये समाचार सुनकर मैं तो जैसे 7वें आसमान पर उड़ने लगा था। खुशी जैसे मेरे शरीर में रक्त के साथ साथ संचार करने लगी थी। मेरे ससुर भी समाचार पाकर धन्य लग रहे थे। परंतु तृप्ति को एकाएक क्या हो गया था? वो क्यों इस समाचार को सहज रूप से नहीं ले पाई? इतनी प्यारी खबर ने उसके रूप को क्यों रौद्र बना दिया? वो भी तैयार नहीं थी। इतनी छोटी उम्र में माँ नहीं बनना चाहती थी। उसके शरीर, उसकी फिगर क्या होगी? सोसाइटी में उसका मजाक उड़ेगा। सब उसे बहन जी मानने लगेंगे। उसे नहीं बनना है बहन जी। अभी तो उसका सुंदर दिखने का समय है, उसे नहीं चाहिए बच्चा। मैं तो हकबका गया था। भला एक माँ अपने बच्चे को गिरवाने की बात कैसे सोच सकती है? तृप्ति तो चिल्लाए जा रही थी, रहोगे तो तुम जाहिल के जाहिल ही ना, फंसा दिया ना मुझे। कितनी बार कहा था कंडोम लगाने के लिए, पर नहीं, तुम्हें तो मज़ा चाहिए था ना। अब भुगतना तो मुझे पड़ेगा। तुम तो ऐश करते रहोगे, मैं तो एबॉर्शन करवा लूँगी, समझे तुम? पहली बार आहूजा साहब ने अपनी बेटी को डांट लगाई थी। वो शायद उसे मार भी बैठते। मेरी बदनसीबी का आलम ये था कि अपनी पत्नी को अपने ही होने वाले बच्चे के बारे में कुछ भी समझा पाने की स्थिति में मैं नहीं था। तृप्ति के पापा चाहे कितने भी अपने थे, हम दोनों के रिश्ते के हिसाब से तो बाहर वाले ही थे। मेरे पौरुष पर पहली चोट हुई थी। मुझे इतना जब्त करना पड़ा था कि रक्त जैसे नसों नाड़ियों में जम सा गया था। उनके फट जाने का भी डर था। उसी दिन दिल में एक नासूर ने जन्म ले लिया था। उसे अंततः तो फटना ही था। अब तृप्ति मेरे हर काम में गलतियां ढूंढने लगी थी। कभी मेरे कपड़ों का रंग अच्छा नहीं था, तो कभी सिलाई गलत थी, कभी अंग्रेजी गलत बोल गया, तो कभी बात ही गलत कह दी। जब कभी होने वाले बच्चे के बारे में बात की तो घर में कोहराम मच जाता। कलह से बचने के लिए देर तक ऑफिस में ही रहने लगा था। आहूजा साहब भी एक दिन पूछ बैठे थे, क्यों बेटा नरेन, आजकल काम बहुत ज़्यादा हो रहा है? भाई, आजकल तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तृप्ति के साथ गुजारना चाहिए। अब उनको क्या कहता, जी सर कह के रह जाता। आहूजा साहब को भी शिकायत है कि मैं उन्हें पापा कहकर नहीं बुलाता। मैं भी क्या करूं? पहले झिझकवश नहीं बुला पाता था, फिर दहशत ने कभी बोलने ही नहीं दिया। बोला तो मैं कॉलेज के दिनों में करता था। क्या मजाल थी कि कॉलेज में मेरे सामने कोई ज़ुबान खोल दे। प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक सभी आदर करते थे मेरा। जब गवास्कर ने मेरी बैटिंग की तारीफ़ की थी तो लगता था कि एक दिन मैं भी टेस्ट क्रिकेट खेलूँगा। यहाँ तो ज़िंदगी के टेस्ट में क्लीन बोल्ड हो गया हूँ। गाड़ी दादर पार कर चुकी है। बस मेरे जीवन का नया सफ़र शुरू होने वाला है। एक ऐसा सफ़र
जिसका अंत मैं पहले से ही जानता हूँ। बम्बई सेंट्रल से ही अपने हनीमून पर भी गया था। तृप्ति को हवाई यात्रा से डर लगता है। जीवन में पहली बार प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कूपे अंदर से देखा था। मैं और तृप्ति सारी रात एक ही बर्थ पर एक दूसरे की बाहों में समाये रहे। पर मेरी बेटी की बर्थ पर तो हंगामा हो गया था। अस्पताल में लेबर रूम से तृप्ति की चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और साथ ही मेरे लिए गालियाँ। यू बास्टर्ड, हाय मर गई माँ, सन ऑफ ए बिच, तुमने मुझे मार दिया, हो माँ। और इन्हीं गालियों के बीच मेरी गोल मटोल बेटी ने जन्म लिया था। उसके कानों में शायद पहला शब्द बास्टर्ड ही पड़ा था। जब डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि बेटी हुई है और मैं अंदर जाकर उसे देख सकता हूँ, तो अचानक मेरी निगाह अपनी माँ और बहन पर पड़ी थी। उनके चेहरे से भाप नहीं पा रहा था कि उन्होंने गालियाँ सुनी, नहीं सुनी या निगल लीं। आहूजा साहब के चेहरे से शर्मिंदगी साफ गिरती दिखाई दे रही थी। उन्होंने मेरी हथेली को अपने हाथों में दबाया था। डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ससुर जी के आशीर्वाद ने थोड़ी हिम्मत मुझे दी भी। मैं कमरे में दाखिल हुआ। बिटिया का रंग तो एकदम अपनी माँ की तरह संगमरमरी था। माँ ने उसे देखते ही ऐलान कर दिया, बिटिया के नयन नक्श तो पूरे नरेन पर गए हैं। बचपन में नरेन हूबहू ऐसा ही दिखता था। बस इतना सुनना था कि तृप्ति की नज़रों में कड़वाहट भर गई थी। भला हमारी बच्ची का कुछ भी मेरे साथ मिलता हो, ये तृप्ति कैसे बर्दाश्त कर लेती। पर संभवतः बच्ची पैदा करके तृप्ति शारीरिक रूप से थक चुकी थी, या शायद अभी भी कहीं कुछ बाकी था जिसने तृप्ति को कुछ बोलने नहीं दिया। ससुर जी को बच्ची के चेहरे में ना मालूम क्या दिखाई दिया कि बच्ची का नाम गब्दू हो गया। माँ ने पंजीरी और गुड़ जीरा जैसा कुछ बना कर दिया था। घी से भरी चीज़ें खाकर तो तृप्ति को मोटा होने का डर था, इसीलिए ये सब बेकार वस्तुएं यूं ही पड़ी रहीं। तृप्ति केवल अपने तरीके से ही चलती रही और मैं बस देखता रहा। तृप्ति में एक ख़ास बात तो है, वो जब भी अपने पक्ष की बात सामने रखती है तो सामने वाला निरुत्तर हो ही जाता है। फिर चाहे तृप्ति की बात कितनी भी गलत क्यों ना हो, उसे पेश करने का ढंग इतना तर्कपूर्ण होता था कि उसकी बात माननी ही पड़ती थी। ऐसा भी बहुत बार हुआ कि मुझे तृप्ति की कोई बात बुरी लगी और मैंने उस पर गुस्सा किया, परंतु कुछ ही क्षणों बाद तृप्ति के चेहरे पर विजयी मुस्कान होती, क्योंकि वो मुझे गलत साबित कर चुकी होती, और वो अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरते हुए कहती, मैं ये सुनते सुनते तंग आ चुकी हूँ कि मैं ही ठीक थी। अगर मैं ही ठीक थी तो हमारे बीच ये रोज़ रोज़ की लड़ाई क्यों होती रहती है। आई विश कि तुम कभी तो मुझे ये मौका भी दो कि मैं कह सकूं, यू वर राइट नरेन, और मेरा मुंह लटक जाता। तृप्ति लॉजिक में इतना विश्वास करती थी कि बड़ों का लिहाज जैसी चीज़ उसमें नहीं समा पाती थी। उसका लॉजिक कहता है कि बड़ों का आदर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बड़े हैं। हाँ, यदि वे आदर करने वाले काम करेंगे तो इज्जत भी हो जाएगी, वरना बैठे रहें अपने घर में। इतने लड़ाई झगड़े के बावजूद तृप्ति मेरे बारे में खासी पॉजेसिव है। कभी कोई दूसरी औरत मुझसे बात भी कर लेती तो तृप्ति सैकड़ों सवाल पूछने लगती। वो कौन थी? उसे कब से जानते हो? उसे क्या काम था? हर बार उसकी पूछताछ एक ही वाक्य पर रुकती थी, याद रखना, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। कहीं कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काश तृप्ति बुरा होने के बजाय थोड़ा अच्छा होने के बारे में सोचती। यदि तृप्ति बुरी ही बनी रही तो जीवन की गाड़ी कैसे खींचेगी। बम्बई सेंट्रल पर लोकल गाड़ी रुक गई है। अब मुझे मेन स्टेशन की ओर चलना है। इस समय भी पुल पर यात्रियों की भाग दौड़ जारी है। मैं तो इतना चलने में ही थकता जा रहा हूँ। ये बीमारी का असर है या बीमारी की जानकारी ने ही मुझे ऐसा बना दिया है। जानकारी तो मनुष्य का जीवन ही बदल कर रख देती है, और यदि जानकारी गलत हो और इंसान उसे सच मान ले तो जीवन नरक ही बन जाएगा।
और जीवन तो नरक बन ही गया था। तृप्ति के पास मेरी गब्दू के लिए वक्त ही नहीं होता था। कभी ऑफिस तो कभी क्लब, कभी ब्यूटी पार्लर तो कभी कोई फंक्शन। इन सारे शेड्यूल में गब्दू बेचारी आया के सहारे। गब्दू शरारती भी तो होती जा रही थी। उसने पहला शब्द पापा ही बोला। उसका कमज़ोर पापा जब भी उसके पास होता, गब्दू बहुत खुश दिखाई देती। जिद भी माँ की तरह करने लगी थी। दादी के घर जाऊंगी। मन में कहीं एक प्रसन्नता की लहर सी दौड़ गई। चलो, मेरी बच्ची को तो मेरी माँ की चिंता है। चल पड़ा उसे लेकर। बोरोवली की उस कॉलोनी में जैसे चांद उतर आया हो। माँ की सभी पड़ोसनें जैसे उस मखमल सी कोमल संगमरमरमयी काया को देखने आ गई थीं, किंतु माँ की आंखों में कहीं एक दर्द था। तृप्ति के ना आने से माँ अतृप्त रह गई थीं। तुम मेरी बेटी को उस गंदे सड़े बीमार वातावरण में ले कैसे गए? वहाँ से 50 तरह के इन्फेक्शन कैच करके आई होगी। तृप्ति, वहाँ उस गंदे सड़े बीमार वातावरण में भी लोग बसते हैं। कोई वीरान जंगल नहीं है वहाँ। तुम उन रेंगते हुए कीड़ों को इंसान कहते हो? मैं भी वहीं से आया हूँ जानू। तुमने भी विवाह के बाद पहला चक्कर वहीं लगाया था। वहाँ मेरी माँ है, बाऊजी हैं, मेरी बहन है। वो सब तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। मुझे तो शक है कि तुम भी मेरे कुछ लगते हो या नहीं। अगर आज के बाद तुम मेरी बेटी को वहाँ ले गए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। फिर बुराई? तृप्ति सदा बुराई के बारे में ही क्यों सोचती है? क्या बुरा होना भी कोई अच्छी बात है? गाड़ी ने सीटी बजा दी है। अभी कुछ ही क्षणों में चल पड़ेगी। अच्छाई और बुराई को पीछे छोड़ती, पटरियों को रौंदती हुई बेखबर। अभी तो ये भी खबर नहीं कहाँ उतरूँगा। टिकट तो हरिद्वार तक का बनवाया है, परंतु इस बीमार काया को हरि के द्वार तक कैसे ले जाऊँगा? ये बीमारी भगवान के सामने भी कैसी जलालत का एहसास करवाएगी। ये कदम कदम पर उठाई जलालत ही तो थी जिसने मुझे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। खार जिमखाना में तृप्ति अपनी मित्रों सहेलियों में व्यस्त हो गई थी। मैंने तो कभी शराब चखी ही नहीं थी। नहीं तो मैं भी किसी कोने में शराब का गिलास भरकर दुनिया की ऐसी तैसी करता रहता। इतने में मिसेस बिजलानी बिजलियां गिराती हुई मेरी ओर चली आईं। बाई गॉड नरेन जी, आज तो बहुत जच रहे हैं। जी, एक फीकी मुस्कान के साथ मैंने उत्तर दिया। आप क्लब में अकेले बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते? कभी कभी हमारे साथ भी थोड़ा टाइम गुजार लिया कीजिए ना। जी जी। अरे ये क्या जी जी लगा रखा है आपने? कोई बात कहिए ना। जी। और इतने में ही तृप्ति गुस्से में उफनती हुई आई थी। मिसेस बिजलानी का तो फ्यूज़ ही उड़ा दिया था उसने। फिर मेरी बारी आई। मैं पूछती हूँ, उस कुतिया से क्या बातें कर रहे थे? उससे क्या लेना देना है तुम्हें? अरे तृप्ति, अगर कोई बात करे तो उसे जवाब तो दूंगा ना। हाँ हाँ, एक तुम ही तो दुनिया के सबसे हसीन आदमी रह गए हो कि हर औरत तुमसे बात करने को तड़प रही है। जानते हो ना मिसेस बिजलानी कैसी औरत है? उसका कैरेक्टर क्या है? अगर ऐसी औरतों से वास्ता रखोगे तो एड्स से मरोगे। तृप्ति तो ये कहकर चली गई, परंतु मेरे दिमाग में एक तूफान खड़ा कर गई। वो तो सदा ही कहती है कि उससे बुरा कोई ना होगा, परंतु आज स्वयं ही मुझे बुरा बनने का तरीका सिखा गई। एड्स जैसे मुझे एक साधन मिल गया था तृप्ति से बदला लेने का। समझती क्या है अपने आप को? इस सुंदर शरीर पर ही अभिमान है ना इसे। मैं इस शरीर को ही खत्म कर दूंगा। अब मैं अपनी जिल्लत बेइज्जती का बदला लूँगा इस औरत से। बदले की भावना ने मेरी सोच को कुंद कर दिया था। मन में बस एक ही निश्चय था, पहले अपने आप को एड्स ग्रस्त बनाऊंगा और फिर तृप्ति अब मुझसे बुरा कोई ना होगा। एक सप्ताह तक दफ्तर नहीं गया, गब्दू तक की परवाह नहीं की। तृप्ति को तो मेरी परवाह थी ही कहाँ। ससुर जी ने पूछा भी तो टाल गया। एड्स पर जितना साहित्य मिल सकता था पढ़ डाला और पहुँच गया कमाठीपुरा एड्स खरीदने।
ग्रैंट रोड स्टेशन से कमाठीपुरा तक पैदल भटकता रहा। बेजान, मरियल, पाउडर से लिपे पुते, पान के दाग वाले दांत लिए अपने आप को लड़की कहती कुछ देहें इधर उधर दिखाई दे रही थीं। मेरा मध्यम वर्गीय मन तो बैठा जा रहा था। यदि किसी ने यहाँ पहचान लिया तो मेरी ससुर जी और तृप्ति की कितनी बदनामी होगी। तृप्ति का नाम जेहन में आते ही मैं और भी बुरा हो गया। एक दलाल ने अपनी लच्छेदार भाषा में मुझे अपने माल का वर्णन सुना दिया। नथ उतराई की बातें उसे कौन समझाए। मैं यहाँ नथ उतारने नहीं, उतरी उतराई नथ से कुछ खरीदने आया था। परंतु वहाँ की गंदगी और निर्लज्ज माहौल ने मेरे मन से एड्स का सारा शौक ही उड़न छू कर दिया और मैं वापस आ गया। किंतु बदला तो मुझे लेना ही था। तृप्ति को ऐसा डसना था कि फिर कभी किसी के साथ बुरी ना हो सके। उसके जीवन को अंधकारमय कर देना था। हजारों बिजलियां मिलकर भी उसके जीवन के अंधेरे को ना मिटा सकें। मिसेस बिजलानी, तृप्ति के अनुसार एड्स की कुंजी अग्नि के इर्द गिर्द की गई सभी प्रतिज्ञाओं को होम कर दिया और पहुंच गया मिसेस बिजलानी की मंडली में। वो भी तो गुस्से की आग में जल रही थी। अरे वो भी कोई औरत है? लो भाई, मैं तो बाहर की हूँ, उसने तो आपको भी नहीं छोड़ा। अपनों के साथ कोई ऐसा सलूक करता है भला? और मिसेस बिजलानी ने ब्लैक लेबल में सोडा डालकर मेरे सामने रख दिया। मिसेस बिजलानी के चीयर्स कहने पर तो मैं पूरा ग्लास एक ही सांस में गटक गया था। गले से पेट तक जैसे एक आग सी लग गई थी। मुंह कड़वा हो गया था और पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया था। कुछ ही क्षणों में मिसेस बिजलानी दुनिया की सबसे हसीन औरत लगने लगी थी और फिर कपड़े उतार कर हम दोनों तृप्ति से बदला ले रहे थे। उसके बाद तो कई ब्लैक लेवल के ग्लास और न जाने कितनी बिजलियां मेरे बदन में शरीक होती चली गईं। हर सप्ताह अपना खून टेस्ट करवाता गया, अलग अलग अस्पताल से करवाता रहा। निगेटिव। समाचार पत्र तो कहते हैं कि एड्स ग्रस्त किसी भी साथी के साथ संभोग करते ही एड्स हो जाता है। यहाँ इतनी सारी बिजलानियाँ मिलकर भी मुझे एड्स नहीं दे पाईं। लानत है। परंतु मैंने भी हार नहीं मानी और वो दिन भी आ पहुंचा जब मेरी बिजलानियों ने मेरी खून की रिपोर्ट पर लिखवा दिया HIV पॉजिटिव। उछल पड़ा मैं। जीवन की इस महान उपलब्धि पर गर्व होने लगा था। आज मैं पूरी तरह से बुरा बन चुका था। अब तृप्ति बचकर कहाँ जाएगी? एड्स के रोगियों के कितने ही चित्र मैंने अखबारों और पत्रिकाओं से काट काट कर रखे थे। उन सब के चेहरों पर तृप्ति का चेहरा चिपका चिपका कर देखता था कि एड्स होने के बाद तृप्ति कैसी लगेगी। अब प्रतीक्षा नहीं हो पा रही थी। कई दिनों के अंतराल के बाद ऑफिस के लिए नहा धोकर तैयार हुआ था। अभी बैग उठाया ही था कि गब्दू अपनी तोतली बोली में मेरी ओर भागती आई। तपाक से उसे उठा लिया और चूमने ही वाला था कि किसी अज्ञात डर ने मेरे शरीर को जकड़ लिया। नहीं, मैं गब्दू को नहीं चूम सकता। अपनी प्यारी सी बेटी को ऐसी भयानक बीमारी नहीं दे सकता। बदले की आग ने मुझे ये भी भुला दिया था कि मैं केवल तृप्ति का पति ही नहीं, किसी का पुत्र, भाई और पिता भी हूँ। किंतु अब क्या हो सकता था? मैं तो बुरा बन ही चुका था। तृप्ति से बदला तो लेना ही था। गब्दू अपनी शिकायत करे जा रही थी। कितने दिन से उसे मिला जो नहीं था। ऑफिस जाने का सारा उत्साह ठंडा पड़ चुका था। केवल एक ही सोच मस्तिष्क को मथे जा रही थी, मेरी मौत तो निश्चित है। कल को अगर तृप्ति भी मेरे डसने से चल बसी तो गब्दू किसके सहारे जिएगी? और मैं एक बार फिर गलत सिद्ध हो गया था। यदि आज तृप्ति मेरे सामने होती तो फिर यही कहती, वॉज आई नॉट राइट? वो तो सदा की तरह एक बार फिर सही सिद्ध हो चुकी थी। उसने तो कहा ही था कि मिसेस बिजलानी जैसी औरतों से मेलजोल बढ़ाओगे तो एड्स से मरोगे। बुरी होकर भी तृप्ति कितनी सही होती है। अब उस घर में मेरा क्या काम था? मुझे अपनी अच्छी गब्दू और बुरी तृप्ति से बहुत दूर चला जाना था और मैं जा रहा हूँ। गाड़ी वापस दादर, बांद्रा, विले पार्ले, अंधेरी और बोरीवली को पीछे छोड़कर
मुझे एक अनजान गंतव्य की ओर ले जा रही है। तृप्ति को तो ये भी नहीं मालूम कि चाह कर भी मैं बुरा नहीं हो पाया। यह थी तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी कहानी किराए का नरक। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।